तो नमस्कार मित्रों। चलिए आज हम लोग पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पूंजीवाद को समझेंगे। पूंजीवाद को समझने के लिए हमें कुछ औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। तो लगभग 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी में हुई थी। शताब्दी में देखिए, जब किसी चीज़ को समझने से पहले अगर हम उसको कनेक्ट करके समझते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। अब देखिए, यहाँ पे 18वीं सदी में क्या हो रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चीज़ बिंब की तरह चलना चाहिए। क्या हो रहा है कि औद्योगिक क्रांति हुआ, उद्योग धंधे बहुत सारे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, जब उद्योग धंधे लग रहे हैं तो उद्योग धंधे को चलाने वाले भी तो लोग चाहिए। तो उद्योग धंधे को चलाने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, जब उद्योग धंधे चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो इनके पास क्या हो रहा है, पूंजी भी तो बढ़ रहा है। क्योंकि जब उद्योग धंधा है तो कोई ऐसे थोड़ी लगा रहा है, कुछ अपना बेनिफिट देखकर ही लगाता है। तो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं तो इनका पूंजी इनके पास बढ़ रहा है। ठीक है, पूंजी बढ़ रहा है तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि चूँकि पहले देखिए, पहले क्या होता था कि 10 लोग मिलकर के किसी काम को एक दिन में करते थे। लेकिन अब जैसे ही उद्योग का विकास हो गया, औद्योगिकीकरण हुआ, मशीनें आए, तो एक मशीन 10 आदमी के बराबर काम कर ले रहा है। समझिए कितना बड़ा फेरबदल हुआ। यानी कि इससे क्या होता है कि उत्पादकता में भी, प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती है तो उसको बेचने के लिए कोई ना कोई हमको जगह चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई तो जगह चाहिए। फिर यहाँ से क्या होता है कि अब चूँकि जानते हो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में, ठीक है, और इंग्लैंड में शुरू होकर के पूरा यूरोप में फैल गई। पूरा यूरोप में फैल गई। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उनको कुछ अपने सामानों को बेचने के लिए एक जगह चाहिए, कुछ बाजार चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन लोग तो यूरोप के लोग उपनिवेश को बढ़ावा देते हैं। उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। उपनिवेशवाद को कनेक्ट करके चलिएगा, उपनिवेशवाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। देखिए, जो पूंजीवाद है ना, वो ये नहीं देखता है कि किसी के मान हानि हो रही है, किसी का जीवन स्तर नीचे जा रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पूंजीवाद का मतलब ही होता है अधिक से अधिक धन का सृजन। क्या? अधिक से अधिक धन का सृजन, धन कमाना। ये पूंजीवाद का मेन सिद्धांत है, मेन थियरी है। ये जो पूंजीवाद को मानने वाले लोग होते हैं वो पहले की बात बोल रहे हैं। देखिए, पूंजीवाद तो अभी भी हमारे देश में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री हो गए, इंग्लैंड, ये सब देश हो गए, अभी पूंजीवाद ही वहाँ चलता है। लेकिन एक उसका जो दायरा है ना, वो सीमित हो गया है, पहले जितना भयानक नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो पहले का जो पूंजीवाद था उसमें सिर्फ पैसा कमाने की बात होती थी। इसी वजह से बहुत सारे देशों में आप लोग सुने होंगे कि इंग्लैंड, ये सब देशों में, कि साउथ अफ्रीका से गुलामों को लाया जाता था, यानी कि दासों को लाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था, उनकी बोली लगती थी। यानी कि मानवता को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया गया था। फिर क्या होता है कि उपनिवेशवाद बढ़ता है। लोग क्या करते हैं कि पूरा विश्व पे अपना राज्य काम करने की कोशिश करते हैं, यूरोप के लोग, है ना। आपसे प्रतिस्पर्धा चलते हैं, कितनी सारी लड़ाइयाँ होती है, किसके लिए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो ये सिर्फ किसके कारण हुआ? तो पूंजीवाद के कारण हुआ। समझ में आया? ये किसके कारण हुआ? पूंजीवाद के कारण हुआ। तो एक सिंपल सा पूंजीवाद का मतलब समझिए कि इसका मतलब होता है कि जितना अधिक से अधिक हम धन कमाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे किसी और के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, कोई कल कारखाने हो गए, कंपनी हो गए, फिर क्या उसको बोल सकते हैं, धन हो गए। ठीक है, जैसे ज़मीन, ये सब हो गए। ये सब क्या है कि किसके अंतर्गत आते हैं? तो पूंजीवाद के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसमें मालिकाना हक किसका होता है? तो किसी एक खास व्यक्ति का होता है। ये पूंजीवाद की बात हो गई।
यहाँ पे आप दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, कुछ बातें जो है ना वो ध्यान में रखने योग्य हैं कि यहाँ पे दासों लोग, यहाँ पे दास लोग जो है ना, गरीब तबका लोग, उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती चली जा रही है। अब हम लोग साम्यवाद को समझेंगे, ठीक है। किसको समझेंगे? साम्यवाद को। साम्यवाद को समझने के लिए हमें एक दुनिया के बहुत महान चिंतकों में से एक कार्ल मार्क्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे लाना होगा, उनको भी समझना होगा। देखिए क्या होता है कि जब पूंजीवाद के चक्कर में बहुत सारे दासों को लूटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको हर तरीके से उनको जुल्म उन पे किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि कुछ महान चिंतकों जैसे कि कार्ल मार्क्स ये सब क्या होते हैं कि निकल कर आगे आते हैं, आगे निकल कर आते हैं और ये दयनीय स्थिति को देखते हैं कि मजदूरों की क्या स्थिति हो रही है। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म वैसे तो जर्मनी में हुई थी, जर्मनी में, लेकिन ये क्या, जर्मनी के लोग ने, जर्मनी का जो शासक था उनको भगा दिया यहाँ से, ठीक है, देश निकाले दे दिया और ये जाकर ब्रिटेन में बस गए, ये ब्रिटेन में जाकर के बस गए। वहीं से इन्होंने दास कैपिटल लिखा। एक बहुत अच्छी पुस्तक है कैपिटल, एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो दासों के ऊपर ओरिएंटेड है। तो इन्होंने देखा कि दासों की स्थिति विश्व में बहुत ख़राब होती जा रही है और उनका प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। जो पैसा कमा रहा है वो पूंजीपति वर्ग के लोग ही, जो पूंजीपति हैं वही पैसा अधिक कमा रहे हैं, ठीक है। जो दास हैं उनकी स्थिति और नीचे गिरते जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है और पूंजीपति लोगों का स्थिति हमेशा सही होते जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि जब ये सब बात कार्ल मार्क्स इस सब बात पे गौर करते हैं, तब उन्होंने एक थ्योरी दिया और दुनिया के मजदूरों को कहा कि दुनिया का मजदूर आप सब एक हो, ठीक है। आपके पास अपनी बेड़ियों के खोने के अलावा और कुछ नहीं है, तो दुनिया के मजदूर जितने हो ना, आप लोग सब एक हो जाओ। ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक अजीब सी क्रांति आ जाती है, एक अजब सी क्रांति आ जाती है। जब आपके हित में कोई बात बोलता है तो आपको अच्छा ही लगता है ना। जैसे कोई आपके हित में बोलता है कि अरे यार तुम एक काम कर लोगे ना तो तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तुम्हें 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, तो उनके बात को जानकर आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई बहुत ही बढ़िया बात कह रहा है, तो क्या करें, एकदम गजबे बात कह रहा है, चलो ठीक है तुम्हारी बात को सपोर्ट करते हैं। तो जो उस टाइम के मजदूर लोग थे ना, वो इसी टाइप से कार्ल मार्क्स की बातों को क्या थोड़ा सा वेंटेज देने लगे थे, थोड़ा सा उनके बात को समझने लगे थे। लेकिन देखिए क्रांति एक बैक नहीं होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बारूद लगाया जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें बारूद डाला जाता है, तभी थोड़ा सा चिंगारी लगा तब वो ब्लास्ट करता है ना कोई बम। ठीक उसी प्रकार से एक बैग कोई क्रांति नहीं हो जाती है। और कार्ल मार्क्स ने ऐसे समय में ये थ्योरी दिए, ये सिद्धांत दिए जो उस समय सूटेबल नहीं बैठता था। मान लीजिए कि आपको शादी करनी है, ठीक है, आपका उम्र केवल 20 साल है, आपको कितना भी खूबसूरत दे दिया जाए, आजकल के तो बकलोल ऐसे हैं कि अगर खूबसूरत मिल गया तो अभी भी ब्याह कर लेंगे, लेकिन एक जो एज होता है, एक रियल एज होता है, वो 20 साल आपको नहीं बोलता है कि यार 20 साल में कैसे शादी होगी, आप उतना मैच्योर नहीं हो कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी को आप संभाल सको, ठीक है। यानी कि 20 साल में शादी होना, जो अगर हुआ भी तो बहुत ख़राब चीज़ है, यानी कि समय से पहले हम कुछ गलत चीज़ सोच ले रहे हैं। तो देखिए कार्ल मार्क्स तो सही चीज़ सोचे थे, लेकिन समय से पहले सोचे थे। ठीक उसी प्रकार से जब ईसा मसीह के बारे में आप पढ़ोगे तो उन्होंने भी उस समय कुछ गलत, उस समय तो सही सोचा था, उनका कुछ अलग था, लेकिन उस समय के लिए वो सूटेबल नहीं बैठता था। ठीक उसी प्रकार से सुकरात भी थे, ठीक है। ये सारे चिंतकों को आप पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, ये सब दार्शनिकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं उनका सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है इस सब को लेकर के, वो साम्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद में क्या होता है उसको जानिए। इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के जितने संसाधन हैं, जितनी संपत्ति है, उस पर किसका हक होगा? तो केवल और केवल मजदूरों का हक होगा। इसमें कोई ना ऊंच होगा ना कोई नीचा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो इसमें कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब होगा। ये किनका कहना है? तो हमारे कार्ल मार्क्स का कहना है। यानी कि सब बराबर वाली बात यहाँ पे आती है, ठीक है। लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से इनका विचार था, लेकिन ये पूरी तरह से आ नहीं पाया था,
ठीक है ना, ये आ नहीं पाते, सिर्फ ये विचार दिए थे। लेकिन यही विचार साम्यवाद कहलाता है। ठीक है, इनमें कहना है, इनका कहना है कार्ल मार्क्स को कि क्रांति करो, अगर खून भी करना पड़े, आपको हत्या भी करना पड़े अपने अधिकारों को छीनने के लिए, तो आप हत्या भी करो, कोई इसमें रोकथाम नहीं है, क्योंकि तुमको कोई लूटा है, तुम्हारे मनोभाव को कोई समझने की कोशिश नहीं किया है, तो तुम इतने इंसान क्यों बन रहे हो? तुम भी दम पर कूटो, ठीक है, एकदम कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, आज और थोड़ा साम्यवाद के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं समाजवाद के बारे में। समाजवाद, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समाजवाद जो है ना, उसको भी समझिए, क्योंकि जब आप भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो समाजवाद को बहुत गहराई से आपको पढ़ना है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय ऐसी बातें रखी जा रही थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया जाए, कि साम्यवादी वाला बनाया जाए, कि समाजवादी बनाया जाए, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला बनाया जाए। तब उस समय नेहरू जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक विचार दिया, यानी कि इस अर्थव्यवस्था के ऊपर विचार दिया कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखिए ये कब हुआ? 1947 के बाद हुई। उससे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में चली आ रही थी, रूस में। और रूस में जब रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, तो वहाँ का जो जननायक था लेनिन, उन्होंने भी क्या किया कि समाजवाद को रसिया में अपनाया था। रूस में समाजवाद को ही कहा, तो रूस में भी समाजवाद को भी अपनाया, समाजवाद। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिरकार ये समाजवाद क्या है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि समाजवाद का मोटा सा मतलब साम्यवाद का बिगड़ा हुआ रूप, नहीं बना हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप कैसे है? लेकिन हाँ, जैसे कुछ संशोधित करके, कुछ भी, वो ये जो समाजवाद है ना, वो साम्यवाद की विचारधारा से ही प्रेरित है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। साम्यवाद में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि दुनिया के जितने संसाधन है ना, उसका जो मालिक होगा केवल मजदूर होंगे। अब आप बताओ कि मान लो कि कल कारखाने बन रहे हैं, ठीक है, कल कारखाने बन रहे हैं, तो उसका मालिक कौन होगा? तो टोटल का टोटल मालिक होगा तो केवल और केवल मजदूर ही होंगे। अब बतलाइए, अगर कुछ बात हो गई, जैसे किसी से बात करनी है हमें कि यार ये चीज़ को बाज़ार में बेचना है, तो बेचेगा कौन? कोई बड़ा पोस्ट पे होना चाहिए ना, कोई बड़ा कुछ ऐसा कुछ चलाने वाला चाहिए। मान लीजिए कोई देश चला गया, बहुत बड़ा देश है, तो सिर्फ मजदूर लोग मिल के कैसे चला सकते हैं? उसके लिए कोई ना कोई शक्ति हमें चाहिए, कोई ना कोई हमें पावर चाहिए, सेंट्रल लेवल पे कुछ पावर चाहिए, जो कि जितनी सारी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो समाजवाद की विचारधारा जो आई थी, उसमें लेनिन ने यही इसमें थोड़ा परिवर्तन किया। इसमें कहा गया कि ठीक है, शासन होगा, मजदूरों का ही शासन होगा, मजदूर लोग ही शासन करेंगे, लेकिन उनको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक पार्टी रहेगी। क्या रहेगी? एक पार्टी रहेगी। समझ में आया? कितने पार्टी रहेगी? तो केवल और केवल एक पार्टी रहेगी, जो कि इन्हीं मजदूरों में से चुनकर जो लोग जाएंगे ना, वो कुछ पार्टी बनाएंगे। जो मजदूर है ना, इस सारे मजदूर हैं, इन्हीं मजदूरों में से यहाँ से चुनकर कुछ लोग जाएंगे और पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और यही पार्टी के लोग क्या करेंगे कि कोई भी बात होती है अर्थव्यवस्था से लेकर के, बाजार, ये सब से लेकर के, ये सारी बातें पे कौन चर्चा करेंगे? तो ये लोग ही चर्चा करेंगे। यानी कि इसमें एक और बात कही गई है कि इसमें किसी को ज़्यादा अमीर नहीं बनाया गया है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास उतना पैसा है, किसी को कम कर देंगे, किसी को ज़्यादा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। सबको बराबरी का अधिकार यहाँ पे दिया गया है समाजवाद में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रेगुलेट करने के लिए एक पार्टी की सरकार यहाँ पे बनाई गई। लेकिन आप बताओ, मान लीजिए कि सिर्फ एक ही पार्टी है, यानी कि इस पर रोकथाम करने वाला कोई नहीं है। अगर विपक्ष में आपको कोई रहेगा तब ना आपकी कुछ बातों को कहेगा कि यार ये गलत आपने किया, ये गलत कर रहे हो, ये बात बोलेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी है, एक पार्टी है, तो आप बतलाओ अपने मनमाने ढंग से काम करेगी, तानाशाह जैसा बनेंगे। और यहाँ के जितने भी लोग होंगे, इनमें एक समय ऐसा आएगा, जितने सारे पार्टी के मेंबर हैं, इनमें एक समय ऐसा आएगा कि अपने लाभ के लेकर के ये बहुत ऊंचा लेवल तक सोचेंगे। ये सोचेंगे कि कौन जान रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बात सोचेंगे कि नहीं? आप एक खुद से सोच कर देखिए, आपको सारे पावर मिल गए,
बहुत पावर मिल गए हैं और आपके पीछे कोई जांच करने वाला नहीं है, तो आप सोचिएगा ना कि यार चलो कुछ अपना पैकेट जेब गरम किया जाए, आप सोचेंगे नहीं? यही बात है। तो ये क्या होता है कि समाजवाद की बात हो जाती है। इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। देखिए हमारा जो देश है ना, 1947 में आज़ाद हुआ तो समाजवाद को ही अपनाया। आज जो चाइना है ना, चीन भी समाजवाद को ही अपनाए हुए है, समाजवाद को ही अपनाए हुए है। देखिए इसमें सरकार क्या करती है कि हर प्रत्येक लोगों को ज़रूरत के हिसाब से जितना उसकी ज़रूरत है, एक बराबर मात्रा में संसाधनों का बंटवारा कर देती है। ठीक है, संसाधनों का बंटवारा कर देती है और कहती है कि आपको जितना ज़रूरत है आप उतना अपने पास रख लीजिए और बाकी सरकार को दे दीजिए। आपको स्पेशली अपने पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ उतना ही रखना है जितने में आपकी जो नीड है, ज़रूरत है, वो पूरी हो सके। ये समाजवाद की बात हो गई, समझ में आया? अब थोड़ा सा एक बात हम लोग कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है कि इसमें पूंजीवाद के भी तत्व और समाजवाद के भी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है कि किसी निजी संपत्ति पे व्यक्तिगत हक किसी एक खास पर्सन का भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संसाधन पे सरकार का भी हक होता है, यानी कि पूंजीपति वर्ग और सरकार दोनों को मिला करके ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। मिश्रित हमारे देश में यही अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। हमारे देश भारत में क्या अपनाया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में ही अपनाया गया है। चलिए आई होप सो कि ये थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।